हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक्स्ट फॉर वेल्थ। राजेंद्र सर हमारे साथ हैं जीएसटी मंत्रा में। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें साइड में कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। राजेंद्र सर, मोस्ट वेलकम। वुड लाइक टू आस्क यू टू शेयर योर फीडबैक। नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम और आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे जीएसटी मंत्रा में। और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और भविष्य में आगे अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मूविंग टू द क्वेश्चंस। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं मैडम। आशीष जी बंबई से जुड़ गए हैं, विनोद भार्गव जी, दमन जी, मेहंदी रत्ता साहब का स्वागत है, दमन जी, गणेश जी, बहुत सारे मित्र ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संजीव अरोड़ा जी आपका फायदा से आजकल बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार प्रोग्राम करवाते हैं संजीव अरोड़ा जी, तो बहुत बहुत उनको बधाई उसके लिए। हमारे मामा जी गुरु राखा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ प्रोग्राम में और बहुत बहुत धन्यवाद सर पधारने के लिए। जी मैम, शुरुआत करते हैं सवालों जवाबों की। Sir, as per provisions of Finance Act 2020 related to GST, with the date of 1st January 2021, time limit for availing ITC with respect to the debit note would be linked with the date of debit and not the date of invoice. हाँ ठीक है आशीष जी, सवाल कहाँ है? बात सही है आपकी। 1 जनवरी से ऐसा हुआ है कि डेबिट नोट जो है वो हैंस। हाँ, अब बताइए ये सवाल है। Hence, please advise whether ITC allowed pertains to debit note raised in financial year 1920. देखिए, अगर 19-20 का फाइनेंशियल ईयर का डेबिट नोट आज आपने रेज किया है तो 1 जनवरी 21 के बाद 20 के बाद उसमें आपका जो है एक सेकेंड, 1 जनवरी 21 के बाद एक्चुअली आपका जो है लिंकिंग विद द ओरिजिनल इनवॉइस व्हिच वाज इशूड वो डीलिंक कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इसलिए आपको क्रेडिट जो है इस डेबिट नोट का उपलब्ध होगा सर। Vinod sir, most welcome. Goods lost during transit, should I reverse ITC or not? जी, आपको करना चाहिए ITC रिवर्स। Sir, difference between HSN and SAC code. सर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन सर्विस अकाउंटिंग कोड। प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, अब SSC का कोई रेलेवेंस है नहीं। Those SSCs have been converted into HSN only. So now we have only HSN codes, not any more SSC codes, but SSC सर्विस अकाउंटिंग कोड। बट प्रैक्टिकली वो यूज होते जा रहे हैं। बट माय हम्बल व्यू इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो है कि SSC और HSC में कोई डिफरेंस नहीं रहा। सारे सर्विसेज के जो चैप्टर 99 है वो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में ही कन्वर्ट हो चुका है। Nitin Gupta sir, most welcome. Sir, please tell list of documents and declaration to be filed along with refund application in case of accumulated GST due to export of goods without payment of tax. नितिन जी, सवाल आपने इस तरह से बनाया है कि इसका जवाब यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो पूरा नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतनी सारी बातें हैं, वहां पर 125 नंबर सर्कुलर है जी, मास्टर सर्कुलर कहते हैं उसे रिफंड के ऊपर। आप वो पढ़ लीजिए, उसमें सारी बातें लिखी हैं। जहां जहां जो डॉक्यूमेंट जिस टाइप ऑफ टैक्स रिफंड में आपको चाहिए होंगे वो सर्कुलर 125 में लिखे।
आर के झा सर, मोस्ट वेलकम। सर, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए HSN कोड या SAC कोड यूज करना है टैक्स इनवॉइस पर? HSN है सर, वो SAC को ही HSN कहा जाता है अब सर। HSN कोड ही यूज करना है सर, HSN कोड ही यूज करना है, अब कोई सर्विस अकाउंटिंग कोड नहीं है सर। Sir, is GST ITC of Dish TV bill paid by placement service office available? GST ITC of Dish TV bill बाय प्लेसमेंट सर्विस ऑफिस। डिश टीवी, तो ये तो आपका डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हो गया, इंटरनेट सर्विसेज हैं या आपका केबल सर्विसेज हैं? धीरज सहजवानी जी जरा बताइए, इंटरनेट सर्विसेज हैं या केबल सर्विसेज हैं? स्वागत है आपका आशीष विजयवर्गीय जी। So moving to next question. How and where to enter sales done through e-operator like Flipkart in GSTR 1? How to do amendment in it in future if required? देखिए, GSTR 1 में जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसके थ्रू आप सप्लाई करते हैं, वो नॉर्मल सप्लाई माना जाएगा सर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ सप्लाई नहीं बनता, वो नॉर्मल सप्लाई ही है। तो आपको GSTR 1 में अगर वो B2B है तो B2B में, B2C है तो B2C में आपको अकॉर्डिंगली टेबल्स में डालना है सर, कोई और इसमें परिवर्तन नहीं है सर। GST applicable on sitting fees paid to director under RCM and FC? ये आर के झा एंड एसोसिएट्स में जो सवाल पूछ रहे हैं, कृपया करके अपना नाम भी लिखें, हमें फर्म के नाम से पता लगता है, पता नहीं लगता कि कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन बात कर रहा है हमसे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जरा आप हमें ये भी जरूर बताया कीजिए, ठीक है जी। हालांकि इस सवाल के जवाब में मैं आपको बता दूं, ये आर के झा एंड एसोसिएट्स में आप लिख दीजिए कि कौन सवाल पूछ रहा है, एडवोकेट पूछ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछ रहे हैं, कोई और पूछ रहे हैं। सर, इसमें सिटिंग फीस पे जो है वो RCM लगेगा सर, FCM नहीं लगेगा सर। So whether we can file single refund application for more than one financial year? सर्कुलर 135 में नितिन जी 125 के बाद आया, 135 में उन्होंने इस बात को पीताम्बर बुक्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद 2020 के बाद उन्होंने ये कहा, 2019 के बाद पीताम्बर बुक्स प्राइवेट लिमिटेड का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें पीताम्बर बुक्स में ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जब लॉ ने ऐसी कोई कंडीशन विजुलाइज नहीं की कि आप 2 फाइनेंशियल ईयर्स के रिफंड्स को क्लब नहीं कर सकते, तो आप ऐसा क्यों जो है कंडीशन लगा रहे हैं? और सर्कुलर्स तो जो है कंडीशन नहीं लगा सकते, वो तो क्लैरिफिकेटरी और नेचर होते हैं, हमेशा वो क्लैरिफिकेशन देते हैं, सहूलियत बनाते हैं, परेशानी थोड़ा ना बनाते हैं वो नहीं। तो ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद सर्कुलर 135 के माध्यम से, जबकि 125 में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था, 135 में उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम इस जजमेंट के बाद हम अलाउ करते हैं कि आप 2 फाइनेंशियल ईयर्स को भी क्लब कर सकते हैं। तो आप 2 फाइनेंशियल ईयर्स के रिफंड्स को नितिन जी क्लब करके डाल सकते हैं, सर्कुलर 135 में साफ साफ लिखा है इस बात पर। सर, 2017-18 का कोई GST ड्यू था और वो GST ऑडिट में भी जमा नहीं हुआ, तो इसमें CA की लायबिलिटी है, हालांकि CA ने टैक्स पेबल दिखाया है, और अब क्या करना चाहिए? विनोद भार्गव जी, ऐसा है कि अगर CA ने टैक्स पेबल दिखाया है तो ऑडिटर रिकमेंडेशन में दिखा दिया होगा तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अगर उसने ऑडिटर रिकमेंडेशन में नहीं दिखाया, देन ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आएगी और वो प्रूव करना पड़ेगा कि भी मैंने ड्यू डिलीजेंस किया था और मुझे कभी नजर नहीं आया। खैर, एनीवेज, अब आपका क्वेश्चन CA की जिम्मेदारी से संबंधित है या उसकी लायबिलिटी से, जो टैक्स पेयर की लायबिलिटी है उससे संबंधित है, जरा डिटेल में बताइए। So in case if director is registered under GST, then it is applicable to director under forward charges or no need to pay, or it is only RCM? आप इसके पिछले क्वेश्चन में ही आप मेरे ख्याल झा साहब पूछ रहे होंगे जवाब, तो
आपके जवाब में मैं पहले ही दे चुका हूं कि ये जो रिवर्स चार्ज में आपको ये जो है जवाब इसका टैक्स पे करना है, आपको फॉरवर्ड चार्ज में नहीं, भले डायरेक्टर जो है वो रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। आप म्यूट हैं भारती, आप म्यूट हैं। Yes, sir. So unit supplied goods to EOU without payment of GST during 17-18. Mistake came to know in January 2021 and paid GST by issue of supplementary invoice. Now, how we get refund? Department saying time bar. टाइम बार है, आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नहीं देगा, डिपार्टमेंट नहीं देगा सर, आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। मिश्रा जी, So it's an accounting firm. ठीक है। So we filed return on the basis of supplementary invoice issued in January 2021, but verbally saying you are liable for interest. वर्बली सेइंग यू आर लायबल फॉर इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? मतलब आप इंटरेस्ट देने के लिए लायबल हो? मैं समझा नहीं, ये थोड़ा आप दोबारा लिखिए जरा संजीव जी, मिश्रा जी। Sir, if any taxpayer is getting exemption under notification number 14/2017, then in which category he should claim refund for accumulated ITC, invoice duty, and deemed supplier? 40/17 तो वो नोटिफिकेशन है ना जो मर्चेंट एक्सपोर्टर को नितिन होती है, जिसमें आप 0.01% टैक्स लगाकर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई कर सकते हैं, वही नोटिफिकेशन है ना 40/17। हाँ या ना में जवाब दीजिए जरा। नितिन गुप्ता, इफ यू आर लिसनिंग टू मी। पिछले दिखाइए ना मैडम, सवाल क्यों बदल दिया आपने? अभी सवाल मत बदलिए। यस, ठीक है। तो आपका जो है ये इन्वर्टेड ड्यूटी में रिफंड आएगा सर नितिन जी, इन्वर्टेड ड्यूटी में रिफंड आएगा, इन्वर्टेड में फाइल करना है जी। Sir, it is related to EOU unit supply. हाँ ठीक है सर, लेकिन ब्याज की लायबिलिटी की बात कहाँ से आ जाती है? तो आपने टैक्स पे नहीं किया, इसलिए टैक्स पे क्यों करना था, ये भी क्वेश्चन है संजीव जी। सर, सीए की लाइबिलिटी के लिए पूछ रहा हूँ सर, क्या सीए को डिपार्टमेंट की नॉलेज में लाना चाहिए? हाँ वो तो लाना चाहिए था, उसी समय लाना चाहिए था जब आपने ढूंढा था, ऑडिटर रिकमेंडेशन में डालना चाहिए था। अब आपने नहीं डाला तो अब आप केस टू केस बेसिस पे देखिए कि कितनी सिग्निफिकेंट लायबिलिटी है, नहीं तो चिट्ठी लिख दीजिए डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख दीजिए सर, नहीं तो। जी So moving to next question. Sir, may be required to give goods on rent. For example, giving camera on rent for film shoot. If yes, is there any special provision for making eBay in this case? देखिए सर, ईवे बिल जो है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए होता है, और अगर आप अपना कैमरा जो है वो फिल्म शूटिंग के लिए दे रहे हैं किराए पे, तो ऑफ कोर्स आपको ईवे बिल तो उसका जनरेट करना ही पड़ेगा। हाँ, आपको उसकी वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू आपकी बुक्स में उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा, कैरिंग वैल्यू होगा, उसके ऊपर आप ईवे बिल जनरेट कीजिए सर, बिल्कुल बनाना। और कोई स्पेशल प्रोविजन इसके लिए ईवे बिल के लिए इसमें नहीं है सर। सर, ईओयू को जीएसटी में देना होता है, रिफंड ले सकते हैं? हाँ रिफंड ले सकते हैं सर, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब यही है, वो आपने टैक्स पे नहीं किया तो उसके ऊपर ब्याज मांग रहे हैं और रिफंड दे नहीं रहे हैं। और ये पूरा केस आप संजीव मिश्रा जी या तो मुझसे सेपरेटली ऑफलाइन डिस्कस कीजिएगा, तभी बात बनेगी, ऐसे पीसेस में समझ नहीं आ रहा मुझे ये वाला।
सर ये आई गेस कमेंट में एक क्वेश्चन था दैट जीएसटी कैंसिलेशन फाइल करने के बाद क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट आई थी जिसे विद इन टाइम सबमिट नहीं किया. नाउ एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रिजेक्शन बट टैक्स ऑफिसर शो हो रहा है. व्हाट शुड आई डू? अब अगर आपका कैंसिलेशन नो एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रिजेक्शन बाय, तो आपको वो क्लैरिफिकेशन तो सबमिट करना पड़ेगा ना सर. वो जो आपने जमा नहीं कराया, आप उसके साथ उसको एक चिट्ठी डालिए, वो आपसे उससे टाइम लीजिए कि आपको समय दे क्लैरिफिकेशन फाइल करने के लिए. वो दे सकता है, आप उससे मिलिए जाकर, और फिर आप फर्दर ऑनलाइन टाइम मिलेगा. देन यू प्लीज clarify what the issues have been asked by the proper officer, and after clarification he will cancel your registration. Sir, one more question in the comment. Sir, if goods value is greater than 50,000 and moving one state, distance under 50 kilometer to another via metro, is e-way bill required? अब सर मान लीजिए मैं दिल्ली एज्यूम करता हूँ, मेट्रो जो है वो दिल्ली में है आपके पास, 50,000 से ऊपर की, यहाँ आपकी लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए की है. अदरवाइज जहां पर 50,000 की लिमिट है विद इन स्टेट गुड्स मूव करने की, ई वे बिल बनाकर, चाहे वो मेट्रो से ही क्यों ना आप मूव कर रहे हो, ई वे बिल की आवश्यकता आपको होगी सर. पार्ट बी बाद में भर सकते हैं, पार्ट ए तो आपको साइमल्टेनियसली भरना ही पड़ेगा. Can we issue credit note in supply of services? If yes, what is the time limit for this? बत्रे जी, क्रेडिट नोट तो इश्यू हो सकता है सेक्शन 34 में, बशर्ते कि सर्विसेज डेफिशिएंट हो, टैक्स पेबल या वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका रिड्यूस होता हो, तो क्रेडिट नोट इश्यू हो सकता है. और टाइम लिमिट जो है उसको करने का वो सेम है आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद सितंबर की रिटर्न फाइलिंग तक आप कर सकते हैं. So ITC allowed in bakery goods and GST rate and fall in which notification? Please suggest. देखिए सर, आपने अभी मुझसे सवाल पूछा था बेकरी गुड्स पे क्या आईटीसी मिलेगा. सर अगर ये रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, विच इज क्वाइट लाइकली दयानी साहब, अगर ये रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, इन दैट सिचुएशन आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा और रेट 5% लगेगा, और नोटिफिकेशन 11/17 में है सर. और मेरे हिसाब से अगर आप बेकरी गुड्स हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बात अलग है. अदरवाइज अगर आपको वहीं बेकरी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बेकरी बनाकर बेकरी वहीं है आपकी और गुड्स दे रहे हैं, तो वो 5% के रेट में आएगा. So one of my clients was operating business at Chennai with Tamil Nadu state. Suddenly he moved to Mumbai and started business there. In this regard, he had left unutilized ITC on import of inputs. Can it be transferred to Mumbai branch? They don't have stock since it could not be stored indefinitely. अगर स्टॉक नहीं है तो क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होगा, और अगर स्टॉक नहीं है तो वहां क्रेडिट कैसे बच गया? सीरियस मैटर है सर. क्रेडिट ट्रांसफर के चक्कर में और कहीं फंस मत जाइए. दयानी साहब माफी, सुबह से आज कहीं था बिजी, तो आपके सवाल का जवाब व्हाट्सएप पे नहीं दे पाया.
सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को जरा लाइक कीजिए, तभी जो है बात बनेगी, तभी हम YouTube पे थोड़ा ऊपर आएंगे और लोगों को और बात पता लगेगी। तो जरा जितने भी लोग इस समय हैं सब इसको जरा थम्स अप कर दीजिए जरा इस वीडियो को प्लीज इमीडिएटली। मोदी जी। So sir, let's move to close. हाँ, ये धीरज सहजवानी जी का क्वेश्चन आया, ये ले लो। One more question. सर मुझे नहीं लगता इसमें कोई, मैं समझ गया, कोई इसमें मुझे नहीं लगता धीरज जी कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन है। देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर टेकिंग दिस क्रेडिट। you would be available, मतलब you would be having the credit available, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मित्रों से अभी भी विनती है, थम्स अप कीजिए। So sir, if you have any feedback, please you can share. जो भी मेरे साथ यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लोग, हमारे मित्र, उनसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। आने वाले दिन जब मार्केट ओपन होंगी, इकोनॉमी दोबारा से पटरी पर आएगी, ध्यान रखिएगा मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अब डिपार्टमेंट जो है इज गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव। 2 things you need to do immediately: start pitching your clients. 1, start informing them that now very soon the government will come for GST audits, departmental audits, compulsory audits. और अगले 3 सालों में उन्होंने ऑलमोस्ट लगभग 70% टैक्स पेयर्स जो कि 50 करोड़ से ऊपर है उनका ऑडिट करना है, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है 50 करोड़ से ऊपर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट क्या है मित्रों, एक तो आप अपने हर टैक्स पेयर को इस बात का संज्ञान दो, ज्ञान दो। दूसरा, आप इसके लिए हर टैक्स पेयर को समझाओ, उनको एक मोटिवेट करो कि आप अपना एक प्री हेल्थ चेकअप करवाएं, ताकि आप जब ऑडिट हो उस समय आप परेशानी में ना हो। ओवरऑल प्रोसेस को आप स्क्रूटनाइज करो, क्रिटिकली ऑडिट करो, इंटरनल ऑडिट कह सकते हैं जिसे आप। क्रिटिकली मतलब अर्थ ये हुआ कहने का कि आप ये मानकर चलिए कि यू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ द ऑडिटर, डिपार्टमेंटल ऑडिटर, and then you will bring out some good results for your taxpayer also, your assessee also, and it will be beneficial for both of the profession and the trade and at the end of the economy also. We have got 2 questions left, I believe. आशीष विजय वर्गीय जी कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, और दमनदीप ने भी एक क्वेश्चन भेजा है। ये दोनों क्वेश्चन ले लीजिए। Ashish sir, please write your question again. We are not getting your question. ये दमनदीप का क्वेश्चन ले लीजिए, मुरादाबाद से हमारे मित्र। Sir, if department has blocked GST credit in electronic credit ledger without SCN, then what should we do? रूल 86 कैपिटल A में दमन ये किया होगा डिपार्टमेंट ने। अब उसके लिए ये शो कॉज नहीं भेजते, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड होने चाहिए वो भी नहीं देते हैं, तो ये प्रॉब्लम है सर। और अगर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है अगेंस्ट द डिपार्टमेंट। बट yes, you should ask for the reasons from the commissioner first, or the proper officer, of course, because the delegated powers are with the proper officer from the commissioner of the CGST or SGST.
and then you may go ahead with that. Of course they are doing it which they cannot. I agree with you. मैडम पीछे होंगे इनके विजय वर्गीय जी का क्वेश्चन क्या है पीछे, ज्यादा तो आज हमारे पास सवाल ही नहीं थे, तो एक बारी आशीष विजय वर्गीय का क्या सवाल था? आशीष जी कहाँ सवाल भेजा? कोई सवाल नहीं आया आशीष जी। गुड इवनिंग ऑल आया है, बस आफ्टरनून में गुड इवनिंग कर रहे हैं आप, और आप सवाल भेज नहीं रहे हमें। और गणेश भाई तुम्हारा भी कोई सवाल नहीं आया यार, दोबारा भेजो, दोबारा भेजो। आशीष सर, गणेश सर, प्लीज सेंड योर क्वेश्चन। हाँ, ये विजय भार्गव जी का सवाल ले लो, क्या कह रहे हैं सर? रेलवे एग्जम्प्टिंग गुड्स। हाँ प्लीज मैम। नहीं नहीं आप पढ़िए मैम। सर, रेलवे एग्जम्प्टेड गुड्स के मूवमेंट पर भी ई-वे बिल की डिमांड कर रहा है, क्या ये सही है? देखिए समस्या क्या है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जब तक ई-वे बिल ना हो गुड्स आप छोड़िए मत, मतलब रेलवे यार्ड से बाहर मत निकलने दीजिए। तो आप उनको रूल 138 सब रूल 14 दिखाइए, क्लॉज ई दिखाइए, 138 14 ई, उसमें लिखा है एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है। तो आप वो दिखाएंगे तो वो मान जाएंगे सर। ठीक है जी। ये सवाल अभी भी नहीं भेजा है गणेश जी ने। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग, हमारा सेशन है, शो है। Sir, one of our clients is working as facilitator between arbitrator and party who have dispute with NHAI. Fee of arbitrator is equally beared by the party and NHAI. Just a minute, sir. Now whether my client इससे ऊपर वाला भारती, our client collect arbitration charges, yeah, उससे ऊपर लीजिए। So our client collect arbitration charge of arbitrator from NHAI and the party and pay to arbitrator. Now whether my client is required to collect GST on arbitration charge which is collected paid to arbitrator. आपका क्लाइंट नथिंग बट ऑफ एन एजेंट है और कोई काम नहीं है उसका। 18% जीएसटी लगेगा उसके ऊपर। गणेश सर लाइव शो पे सर व्हाट्सएप चेक नहीं करेंगे? वो कह रहे हैं जी ये लाइव शो तो आधा घंटे के लिए होता है, राजेंद्र अरोड़ा हमारे पास 24 घंटे के लिए होता है। ठीक है गणेश भाई, वहां दे दूंगा जवाब, कोई बात। सर आप व्हाट्सएप पे आंसर कर देना, देन कर दूंगा, व्हाट्सएप पे ही कर दूंगा। So sir, should I close or should I take this last question? ये संयम जो है हमारा भाई है छोटा यमुनानगर से, इसका एक क्वेश्चन ले लो, 2 भेजे इसने, एक ले लो। Sir, in case of job work, if job worker sending goods after doing his job work, then how will send goods? I mean via bill of supply. बिल ऑफ सप्लाई क्यों होगा भाई संयम? जब ये एग्जेम्प्टेड गुड्स होंगे तभी तो बिल ऑफ सप्लाई होगा। अगर ये टैक्सेबल गुड्स है तो इनवॉइस होगा नॉर्मल उसका जॉब वर्कर का, और अलोंग विद द प्रीवियस डिलीवरी चलान होगा। इसके ऊपर सर्कुलर है, मेरे को नंबर याद नहीं है, 2018 जून में या मई में 2018 में आया था, जॉब वर्क के ऊपर पूरा सर्कुलर है। और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि आपका जो भी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर से गुड्स जब पहले जॉब वर्कर के पास आएंगे तो डुप्लीकेट चलान में आएंगे, ट्रिप्लीकेट चलान में आएंगे। एक चलान जब गुड्स वापस आएंगे, गुड्स पहुंचेंगे तो चला जाएगा, 2 चलान वो जॉब वर्कर अपने पास रखेगा, उसमें से एक चलान को वापस जो है
वो उन गुड्स के साथ भेजेगा जब उनको प्रोसेस करके वापस मैन्युफैक्चरर के पास भेजेगा, अलॉन्ग विद हिज इनवॉइस भेजेगा, बिल ऑफ सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है। अब या फिर वो इनवॉइस नहीं बनाता तो अपना डिलीवरी चालान बनाएगा अलॉन्ग विद द प्रीवियस डिलीवरी चालान जो कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर का आया था। तो ये सारा प्रोसेस, और ये इसको लिंक करो ITC 04 के साथ, और उस सर्कुलर को लिंक करो, सेक्शन 143 को लिंक करो, तभी तुम्हारी कहानी जॉब वर्कर की पूरी बनेगी। सही है भाई? मैंने दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। सही है। इफ यू प्लीज समराइज फॉर 1 मिनट अबाउट जनरल प्रोविजन। सारे बता दिए, सर्कुलर बता दिया, सेक्शन 143 बता दिया, ये सारा प्रोविजन इकट्ठा पढ़ो तब जाकर तुम्हें, और ITC 04 पढ़ो तब सारा जाकर जॉब वर्कर की कहानी पता लगेगी तुम्हें। थैंक यू विनोद सर। ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था बिफोर आई क्लोज, हाँ मैं एक बारी बस वो कंक्लूड कर देता हूँ। जो मैं GST ऑडिट सेक्शन 65 के बारे में बता रहा था आपको मित्रों, तो आप जरूर उसके बारे में जरा ध्यान दें अपने SSCs के पास, और इसका प्री GST ऑडिट या प्री हेल्थ चेकअप जरूर होना चाहिए। नहीं तो ऑडिट के टाइम पर जो गलतियां निकलेंगी उसका इलाज नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जब उससे पहले आप कुछ कर दोगे तो फिर तो उसका इलाज निकल आएगा, टैक्स बनता होगा टैक्स दे देंगे, ब्याज बनता होगा ब्याज दे देंगे, पेनल्टी नहीं बनेगी, हरासमेंट नहीं बनेगी, परेशानी नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, नोटिस नहीं आएगा, असेसमेंट नहीं होगी। बोलो जी जो जो खर्चा आपने हमारी फीस का देना है वो बहुत कम है आपकी हरासमेंट से, तो आप उसको क्लाइंट को इस तरह से समझाएं, और दोनों के लिए विन विन है, प्रोफेशन के लिए भी विन विन है और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी विन विन है, और गवर्नमेंट के लिए भी विन विन है कि उसको बिना एडजुडिकेशन किए हुए रेवेन्यू मिल जाएगा। सिंपल, प्रॉब्लम क्या है? सो प्लीज डू दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। See you next week. Thank you everyone. Thank you Rajendra sir. If anyone having query related to GST, you can directly mail us on textfluid@gmail.com. Thank you Rajendra sir for giving your time. Thank you ma'am. Thank you. Sir. Thank you Bharti. Thank you everyone.